हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। इस क्लास में हम बिहार में जो कला और संस्कृत है उससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने भौगोलिक परिदृश्य, राजकीय पशु पक्षी और भी अन्य जो टॉपिक्स थे उनसे जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते थे क्वेश्चंस, उन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कंप्लीट किया है। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, क्योंकि ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। बिहार में कला एवं संस्कृत से बनने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं। दिया है बिहार के प्रमुख त्यौहार। बिहार के प्रमुख त्योहारों में दिया है छठ पूजा। जो छठ पूजा है यह बिहार एवं पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। अगला पॉइंट कह रहा है यह त्यौहार सूर्य देव तथा देवी उषा को समर्पित है। जो छठ पूजा है उसके बारे में कह रहा है कि ये छठ पूजा जो है बिहार और पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है और यह त्यौहार सूर्यदेव और देवी उषा को समर्पित है। अगला पॉइंट कह रहा है विदित हो कि यह त्यौहार वर्ष में 2 बार कब कब चैत्र माह और कार्तिक माह में मनाया जाता है। ये जो छठ पूजा है ये त्यौहार वर्ष में 2 बार चैत्र माह और कार्तिक माह में, चैत्र माह मतलब मार्च अप्रैल में मनाया जाता है और कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर, ठीक, इसमें मनाया जाता है ये त्यौहार। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है। अगला पॉइंट है ध्यातव्य है कि यह त्यौहार त्रिदिवसीय है, मतलब ये त्यौहार त्रिदिवसीय त्यौहार है। ठीक, आगे देखते हैं अगला त्यौहार क्या है। अगला त्यौहार दिया है नागपंचमी। नागपंचमी दिया, यह भी बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसको श्रावण मास की पंचमी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक, जो नागपंचमी है। अगला पॉइंट कह रहा है नागपंचमी के बारे में, यह त्यौहार मुख्यतः बिहार के राजगीर में मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला त्यौहार क्या है बिहार का। दिया है मधुश्रावणी त्यौहार। बिहार का एक त्यौहार है मधुश्रावणी त्यौहार। यह बिहार के मिथिलांचल का प्रसिद्ध त्यौहार है। जो मधुश्रावणी त्यौहार है यह बिहार के मिथिलांचल का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार का उद्देश्य सुहाग की रक्षा हेतु है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है इस त्यौहार के बारे में। इसका आयोजन हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास में किया जाता है। मधुश्रावणी त्यौहार जो है इसका जो आयोजन है या जो ये त्यौहार मनाया जाता है वो श्रावण मास में मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला त्यौहार क्या है। अगला त्यौहार है जिउतिया या जीवित पुत्रिका व्रत। ठीक, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया है पॉइंट, यह त्यौहार संतानों की दीर्घायु हेतु माताओं द्वारा निर्जला व्रत के रूप में मनाया जाता है, जो जिउतिया व्रत होता है। ठीक, ये भी बिहार का फेमस त्यौहार है। इस त्यौहार में गंधर्व जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। यह एक त्रिदिवसीय त्यौहार है। इसका आयोजन आश्विन मास मतलब सितंबर में किया जाता है। ये जो जिउतिया व्रत है इसका जो आयोजन है ये कब किया जाता है, तो ये सितंबर मतलब आश्विन मास में किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिला में स्थित है। ठीक, जो बिहार में सूर्य देव का जो मंदिर है औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व सूर्य देव को समर्पित है। यह त्यौहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र माह और दूसरी बार जो है ये कार्तिक माह मतलब नवंबर में मनाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट दिया है सामा चकेवा बिहार में मिथिला क्षेत्र के लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है।
ठीक, भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध दर्शाने वाला यह त्यौहार नवंबर माह के शुरू होने के साथ मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? सामा चकेवा। ये कहाँ? मिथिला क्षेत्र का जो है सबसे प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। और जो ये त्यौहार है ये भाई बहन के त्यौहार है, भाई बहन के जो संबंध को दर्शाने वाला त्यौहार है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, इसके अतिरिक्त यह त्यौहार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों के द्वारा भी मनाया जाता है। यह त्यौहार एक महिला के अपने पति एवं एक देवी के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार। कौन सा त्यौहार? देखिए क्या कह रहा है, बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। ठीक, बिहुला जो है ये पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है जो कहाँ विशेष रूप से मनाया जाता है? भागलपुर जिले में। और इस त्यौहार में क्या होता है? इस त्यौहार में लोग जो है अपने परिवार के कल्याण के लिए किस देवी की प्रार्थना करते हैं? तो मनसा देवी की प्रार्थना करते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार कार्तिक माह के 7वें दिन, क्या कह रहा है? यह त्यौहार कार्तिक माह के 7वें दिन प्रारंभ होकर, क्या कह रहा, प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। ठीक, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आगे दिया है, आगे अगला पॉइंट कह रहा है, रामनवमी, बसंत पंचमी। देखिए अन्य त्योहारों में जो दिया है वो दिया है रामनवमी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद और क्रिसमस इत्यादि जो त्यौहार हैं वो भी बिहार में उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। मतलब रामनवमी भी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद और क्रिसमस भी उत्साह के साथ मनाया जाता है बिहार में। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगला टॉपिक है वास्तुकला। ठीक, आगे देखते हैं इसमें वास्तुकला में क्या कह रहा है। कुम्हार या कुम्हरार, ठीक, पटना से एक मौर्यकालीन विशाल कक्ष मिला है। कुम्हरार, कुम्हरार कहाँ है? पटना में है। वहाँ से एक मौर्यकालीन विशाल कक्ष जो है, जो संभवतः राजमहल का अवशेष था, वो मिला है वास्तुकला के रूप में। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है मौर्यकालीन स्तंभ लेख मिले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये 4 स्थानों से जो मौर्यकालीन स्तंभ लेख प्राप्त हैं वो 4 स्थानों से, कहाँ कहाँ से? लौरिया नंदनगढ़। देखिए यहाँ लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज मतलब पश्चिम चंपारण। ठीक, और आगे देखिए जो अगला है वो रामपुरवा है, पूर्वी चंपारण। और वसाड़, वसाड़ मतलब वैशाली में स्थापित है। जो मौर्यकालीन 4 स्तंभ मतलब 4 स्थान से जो स्तंभ लेख मिले हैं वो कौन कौन से हैं? वो लौरिया नंदनगढ़ है, लौरिया अरेराज मतलब पश्चिम चंपारण में है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण और वसाड़ जो है वो वैशाली में स्थापित है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है वसाड़ स्तंभ पर सिंह है। ध्यान से देखिए ये पॉइंट, ध्यान से देखिए आप लोग। वसाड़ स्तंभ पर सिंह और रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल। क्या क्या कह रहा है कि जो वसाड़ स्तंभ पर सिंह का, ठीक, और रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल मतलब सांड का, ठीक, और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है ये चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित हैं तथा इन पर चमकीली पालिश भी की गई है। ठीक, क्या कह रहा है? चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित है यह स्तंभ और इन पर चमकीली पालिश भी की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है बराबर की पहाड़ियाँ या बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वो गया में अशोक एवं दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण हुआ। ठीक, जो बराबर की, देखिए क्या कह रहा है, बराबर की पहाड़ियों, ये कहाँ है? गया में।
अशोक एवं दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है ओदंतपुरी नालंदा विक्रमशिला महाविहार का निर्माण। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है सासाराम में शेरशाह का मकबरा। ठीक, ये क्या झील के मध्य अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक, अफगान स्थापत्य शैली का ये उदाहरण है सासाराम में शेरशाह का मकबरा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला दिया है मूर्तिकला। मूर्तिकला में दिया है पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति। ये कब की है? देखिए क्या कह रहा, पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी स्त्री है। ठीक, इसकी मूर्ति जो है वो मौर्यकालीन है, जो प्राप्त हुई है कहाँ से? पटना के दीदारगंज से। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति लगभग 223 सेंटीमीटर ऊंचाई में है। और ये कब की है? देखिए ये कब की है? ये गुप्तकालीन मानी जाती है और वर्तमान में ये इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में संरक्षित है, यह सुरक्षित रखी गई है। तो ये भागलपुर के जो सुल्तानगंज से बुद्ध की ताम्र प्रतिमा है वो लगभग कितनी सेंटीमीटर है? तो वो 223 सेंटीमीटर ऊंचाई में है। और जो ये प्रतिमा है बुद्ध की ताम्र मूर्ति वो किस काल की है? तो वो गुप्तकालीन प्रतिमा है। ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है पाल काल में तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अधिकांश मूर्तियां बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। ठीक, धीमान एवं विट्ठलपाल या विंतपाल ने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाल काल में जो तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण किया गया वो मूर्तियां अधिकांशतः बुद्ध और बौद्ध धर्म से प्रभावित थीं। धीमान और विट्ठलपाल ने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट कह रहा है कुम्भहार से विभिन्न पशु पक्षी तथा नर नारियों की मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक, कुम्भहार कहाँ? पटना से। वहाँ से विभिन्न जो पशु पक्षी नर और नारी इन सारी मतलब इन सबके जो है मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला देखते हैं अगला टॉपिक कह रहा है कला एवं शिल्प। कला और शिल्प में देखते हैं कला दिया है टिकुली कला। ठीक, इसमें दिया है टिकुली कला के अंतर्गत देखते हैं इस शिल्प की उत्पत्ति पटना शहर में मानी जाती है। किस से मतलब टिकुली जो है कला की उत्पत्ति जो है पटना शहर में मानी जाती है। ठीक, आगे दिया है प्राचीनता के संदर्भ में बात करें तो यह लगभग 800 साल पुरानी मानी जाती है। कौन? टिकुली कला। जो टिकुली कला है ये लगभग 800 साल पुरानी मानी जाती है। आगे कह रहा अगला पॉइंट इसमें कांच को पिघलाना, प्राकृतिक रंगों में ट्रेस पैटर्न जोड़ना और उसके बाद इसे टिकुली या बिंदी बनाने के लिए सोने की पन्नी से अलंकृत करना शामिल है। ये सब टिकुली कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है इसे विवाहित भारतीय महिलाओं द्वारा अपने माथे पर पहना जाता है। ठीक, जो टिकुली कला है। आगे देखते हैं अगला है बांस और वेद शिल्प। इसमें दिया है बिहार में बांस और वेद के शिल्प का एक समृद्ध ऐतिहासिक अतीत है जो आधुनिक शहरी लोगों की प्राथमिकताओं के साथ समामेलित है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है चूंकि बिहार का विकास जो बिहार का विकास है वो कहाँ? मगध महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों की परंपरा में हुआ, इसीलिए कारीगरों को उनसे प्रोत्साहन मिला था। ठीक, आगे कह रहा है अगला पॉइंट है समय के साथ अतीत की परंपरा और आधुनिक युग की शैली ने बिहार में बांस और वेद शिल्प को और अधिक विकसित कर दिया। आगे अगला पॉइंट कह रहा है प्रागैतिहासिक युग से शुरू हुई। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रागैतिहासिक युग से शुरू हुई बिहार में बांस और वेद के शिल्प में टोकरियाँ, घरेलू सामान, बुने हुए मैट,
फर्नीचर और बेंत के उत्पाद जैसे बेंत के फर्नीचर और अन्य सजावटी वस्तुएं शामिल हैं। अधिकांश जो कारीगर हैं वो बिहार के आदिवासी लोग हैं और जो बांस और बेंत से उपर्युक्त वस्तुएं निपुणता से निर्मित करते हैं मुख्यतः वो किस जनजाति, भोटिया जनजाति बांस और बेंत की वस्तुएं बनाने की कला में माहिर होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला जो दिया है पॉइंट दिया है धातु शिल्प। धातु शिल्प में कह रहा है बिहार में पीतल और बेल मेटल कला लगभग 300 साल पुरानी है। क्या कह रहा है कि जो बिहार में पीतल और बेल मेटल कला है वो लगभग 300 साल पुरानी है और ये कला जो है सजावटी वस्तुओं जैसे देवी देवताओं की मूर्तियों और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए लोकप्रिय है। ठीक, उल्लेखनीय है कि वेल मेटल कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ठीक, आगे अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है पीतल या वेल मेटल शिल्प वस्तुओं को एक खोई हुई मोम तकनीकी का उपयोग करके धातु को पिघलाकर तैयार किया जाता है। ठीक, क्या कह रहा है फिर से देख लीजिए। पीतल या बेल मेटल शिल्प वस्तुओं को एक खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग करके धातु को पिघलाकर तैयार किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला दिया है पटना शैली। देखते हैं पटना शैली के बारे में। पटना शैली या पटना कलम, पटना शैली या पटना कलम इसको जो है कंपनी शैली भी कहा जाता है। पटना शैली या पटना कलम को कंपनी शैली भी कहा जाता है। इसमें पुरुषों की चित्र शैली इसे जो है ये जो शैली है पटना शैली इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है तूलिका गिलहरी की पूंछ, ऊंट सूअर या हिरन के बाल तथा कबूतर या चील के पंखों से बनाई जाती थी। तूलिका मतलब ब्रश, जो ब्रश यूज किया जाता था वो गिलहरी की पूंछ से बनी होती थी या फिर ऊंट सूअर या हिरन के बाल से या फिर कबूतर या चील के पंखों से बनाई जाती थी, जो तूलिका मतलब ब्रश होती थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। कलाकार रंग स्वयं बनाते थे। जो कलाकार होते थे वो स्वयं रंग बनाते थे और कैसे रंग का प्रयोग करते थे वो लोग प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है दैनिक जीवन मांगलिक पर्व वस्तु दृश्य पशु पक्षी चित्रण ये सारे जो है किसमें पटना कलम या पटना शैली में आते थे। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कड़ज, अभ्रक और हाथी दांत चित्र के माध्यम हुआ करते थे। आगे देखते हैं इसमें जो प्रमुख चित्रकार हैं किसमें पटना कलम या पटना शैली में कौन कौन से हैं, तो वो सेवक राम प्रथम कलाकार माने जाते हैं। हुलास लाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर माने जाते हैं। जयराम दास ये स्याह कलम के माहिर माने जाते हैं। फकीर चंद्रलाल शिवलाल ये सारे जो चित्रकार हैं ये किस शैली के, ये पटना शैली के चित्रकार माने जाते हैं। कौन कौन है, सेवक राम हैं, हुलास लाल हैं, जय रामदास हैं, फकीर चंद्रलाल लाल हैं और शिवलाल हैं। जो सेवक राम है वो कौन है, वो प्रथम कलाकार हैं। हुलास लाल किस चित्रण में माहिर थे, तो पशु पक्षी चित्रण में। जयराम दास जो थे वो स्याह कलम के लिए माहिर माने जाते थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है महिला कलाकार। महिला कलाकार में कौन कौन आती थी, दच्छो बीबी आती थी, सोना बीबी आती थी। ये दो मतलब महिला चित्रकार में मेन मानी जाती थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे वो पटना कलम या पटना शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला में दिया है वर्ष 1934 में भूकंप के बाद मधुबनी में तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर ने निरीक्षण के दौरान मधुबनी के भित्ति चित्रों को देखा। किसने देखा था मधुबनी के भित्ति चित्रों को, तो किसने, विलियम जी आर्चर ने। कब देखा, निरीक्षण के दौरान देखा था इन्होंने।
ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भित्ति चित्र एवं अरिपन मतलब भूमि चित्र के रूप में मधुबनी जो चित्रकला है वो भित्ति चित्र और अरिपन मतलब भूमि चित्र के रूप में पाई जाती थी। ठीक, आगे देखते हैं। भित्ति चित्रों में गोसौनी कोहबर और कोहबर की कोड़ियाँ शामिल हुआ करती थीं। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है गोसौनी या गोसनी धार्मिक चित्र है। ठीक, क्या कह रहा है देखिए यहाँ, गोसौनी या गोसनी धार्मिक चित्र है, जबकि जो कोहबर में प्रतीक एवं तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। लेकिन जो कोहबर होता था उसमें प्रतीक और तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कोहबर वस्तुतः, आप लोगों को भी पता होगा कोहबर किसे कहा जाता है। देखिए, कोहबर वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है जहाँ विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है पहले केवल भित्ति चित्र बनते थे मधुबनी शैली में। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि पहले केवल भित्ति चित्र बनते थे, जबकि वर्तमान में कागज एवं कपड़े पर भी चित्रकारी की जाती थी मधुबनी शैली या मधुबनी चित्रकला में। अगला पॉइंट कह रहा है चटक रंगों लाल पीला हरा आदि का अधिक प्रयोग होता था किसमें, मधुबनी शैली में। ठीक, आगे देखते हैं। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन कौन से थे देखते हैं। इसमें पद्म श्री सीता देवी, पद्म श्री भगवती देवी, पद्म श्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि प्रमुख चित्रकार थे किसमें, मधुबनी जो चित्रकला थी उसमें या मधुबनी जो शैली थी उसमें जो प्रमुख चित्रकार थे वो पद्म श्री सीता देवी, पद्म श्री भगवती देवी, पद्म श्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी, भारती दयाल, ये सब प्रमुख चित्रकारों में आते थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला दिया है मंजूषा शैली। ठीक, जो दिया है मंजूषा शैली उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। मंजूषा शैली में बिहुला विषहरी की प्रेम कथा का मुख्य विषय है ये मंजूषा शैली जो है, और इसे सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। मंजूषा शैली को सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। इसमें क्या है, रेखा प्रधान 3 रंगों की कला होती है मंजूषा शैली में। अगला पॉइंट कह रहा है मुख्यतः भागलपुर क्षेत्र में ये कला जो है या ये शैली प्रचलित है। अगला पॉइंट कह रहा है चक्रवर्ती देवी व निर्मला देवी प्रमुख चित्रकार हैं जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसमें, मंजूषा शैली में जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन है, चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी प्रमुख चित्रकार मानी जाती हैं, और जिन्हें किस सम्मान से पुरस्कारित किया गया, तो जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बिहार के लोक नाट्य, दिया है बिहार के लोक नाट्य। विदेशिया दिया क्या है, पहला दिया है विदेशिया, ये कहाँ है, किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो ये भोजपुर क्षेत्र में लोकप्रिय माना जाता है। कौन सा, विदेशिया जो है ये भोजपुर क्षेत्र में लोकप्रिय माना जाता है, और ये जो है पुरुषों द्वारा अभिनीत किया जाता है। आगे है जट जटनी, ये अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत, मतलब इसका जो प्रदर्शन है या जो इसको मतलब आप लोग कह सकते हैं कि जैसे ये अविवाहित लड़कियों द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है ये लोकनाट्य। जट जटनी के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है इसमें। आगे दिया है डोमकच, डोमकच जो है ये घरेलू नाट्य है, महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है सामा चकेवा, ये प्रश्नोत्तर शैली में बालिकाओं द्वारा जो है अभिनीत किया जाता है या बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला दिया है लोकनाट्य कीर्तनिया, कीर्तनिया जो दिया है वो भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है बिहार के लोक नृत्य, जो बिहार के लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए क्या क्या है लोक नृत्य। कठघोड़वा है, लौंडा, करिया झूमर, जोगीड़ा, पवड़िया, घोसिया, झिझिया, खोलिन, विद्यापति, झरनी आदि जो है ये लोक नृत्य हैं। कहाँ के, बिहार के। कौन कौन, कठघोड़वा, लौंडा, करिया झूमर, जोगीड़ा, पवड़िया, घोसिया,
झिंझिया, खोलरिन, विद्यापति, झरनी आदि लोक नृत्य हैं बिहार के। आगे दिया है अगला पॉइंट दिया है बिहार के जो मेले हैं वो कौन कौन से हैं। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ध्यान से आप लोग देखिए, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह देश के बाकी हिस्सों के साथ सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। उल्लेखनीय है कि बिहार में मेले और त्योहार हमेशा से जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा रहे हैं। ठीक, जो बिहार है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह बाकी जो है देशों में जो हिस्सों में है सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। यह जो और भी देश हैं उनसे ये सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। और ये उल्लेखनीय है कि बिहार में जो मेले और त्योहार है वो हमेशा से जीवन का एक अहम हिस्सा रहे हैं। आगे दिया है अगला पॉइंट कह रहा है ये मेले इस मायने में प्रासंगिक हैं कि वे विभिन्न समुदायों को करीब लाकर उनके बीच की खाई को कम करते हैं या उनके बीच जो मनमुटाव है उसको कम करते हैं और उन्हें खुश रहने का अवसर मुहैया कराते हैं। ठीक, मेले के विभिन्न स्वरूप बिहार में विद्यमान हैं, जिनमें सड़क मेले, कृषि मेले, राज्य मेले, व्यापार मेले आदि जो है शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक मेला जीवंतता, रंग, मानवीय भावना, समर्पण, उत्साह, शांति, शक्ति, मानवता, कलात्मक प्रदर्शन, प्रार्थना और अनुष्ठानों को दर्शाता है। बिहार में सर्वाधिक प्रचलित कुछ मेलों का वर्णन जो है निम्नलिखित है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं जो बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस मेले हैं।